गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 4 अगस्त पे हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं उसे डिस्कस करने वाले हैं और डिस्कशन जो होगा वो हमारा एमसीक्यू के थ्रू होने वाला है। आई हैव ऑलरेडी मेंशन दिस थिंग कि जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है डेली बेसिस पे करना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि हम मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं सो दैट मेंस के अंदर अच्छा स्कोर कर सकें, उसी तरीके से प्रीलिम्स के अंदर एमसीक्यूज को सोल्व करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है अगर आप एमसीक्यूज को सोल्व करने की आर्ट को समझना चाहते हैं। This is brief introduction about me. My name is Prince Luthra, All India Rank 577 from UPSC CSE 2014 बैच। आज के जो 10 एरियाज हैं, जो 10 टॉपिक्स हैं, उसको देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हमारा है मैप बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है। पैंगोंग सो लेक के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन हल्दीबारी चिलाहाती रेल लिंक को डिस्कस करते हुए हम हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। एफएसएसएआई एआईसीटीई को लेकर भी एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। म्यांमार के बॉर्डर को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा। सिम बाइंडिंग सेफ्टी फीचर एंड योनो के बारे में डिस्कशन करेंगे और फाइनली इको टूरिज्म जो है इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, 50 डेज 100 डेज की सीरीज अवेलेबल है। आप इसको exam.netmook.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जल्दी से यहाँ पर अपने टारगेट को सेट करें, कितना स्कोर करने की कोशिश करेंगे। 10 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। आउट ऑफ 10 आपका क्या टारगेट रहने वाला है यहाँ पर स्कोर करने के लिए। जो कट ऑफ रखी गई है यहाँ पर 6 मार्क्स की रखी गई है। कोशिश करिएगा 6 या 6 से ज़्यादा स्कोर करने की। अगर कम भी आता है तो आप इसे दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं ताकि ग्रेजुअली आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ जाएं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट टाइम इफ यू आर अपीयरिंग फॉर दिस एमसीक्यूज, और अगर आप शुरुआती दिनों में ही इस एमसीक्यूज को कर रहे हैं तो हो सकता है स्कोर 6 से कम भी रहे, बट डू नॉट वरी अबाउट इट। पेशेंटली डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली इनको अटेम्प्ट करते जाइएगा। धीरे धीरे द आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज जो है वो आपको समझ में आने लग जाएगी। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पूछा है पुट द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ आपको लगाना है। तो जैसे अगर मैप की बात करें तो दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब ऊपर से नीचे आपको लगाना है। हॉट स्प्रिंग, वाई जंक्शन, फिंगर फोर, ये 3 लोकेशन आपको दे रखी है और ये जो तीनों लोकेशन है काफी ज्यादा न्यूज में रहती है बिकॉज इंडिया और चाइना के बीच में वेरियस स्कर्मिशेस जो होती हैं वो चलती रहती हैं। यहाँ पर 10 सेकंड्स का जो टाइम पीरियड है मैं शुरू कर देता हूँ। कोशिश करें विद इन 10 सेकंड्स में इसको आंसर करने की, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। वैसे रिसेंटली हुआ क्या है, रिसेंटली ड्यूरिंग द 12th राउंड ऑफ डिस्कशन बिटवीन सीनियर मिलिट्री कमांडर फ्रॉम द इंडियन साइड एज वेल एज फ्रॉम द चाइनीज साइड, ये दोनों मिलते रहते हैं ताकि जो स्टैंड ऑफ है ईस्टर्न लद्दाख के ऊपर उसे रिजोल्व किया जा सके। आप सुनते होंगे ऑलमोस्ट मंथली बेसिस पे हॉट स्प्रिंग के बारे में, पैंगोंग सो लेक के बारे में और दौलत बेग ओल्डी पॉइंट जो है उसके बारे में, क्योंकि ये ऐसे रीजन्स हैं जहां पर दोनों फोर्सेस के बीच में प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। और अभी भी यहाँ पे 12th राउंड ऑफ डिस्कशन हुई है ताकि ये जो स्टैंड ऑफ है दोनों आर्मीज के बीच में उसको सही किया जा सके और यहाँ पर जो प्रिंसिपल है डिसएंगेजमेंट का उसको लेकर आया जा सके। 11th कोर कमांडर लेवल टॉक्स जो थी वो अप्रैल में करी गई थी 2021 के अंदर, और वहां पर कोई भी अग्रीमेंट दोनों फोर्सेस के बीच में नहीं बन पाया था। अभी 12वें लेवल की टॉक्स हुई हैं। खैर जो टॉक्स हुई हैं वो तो हमारे मेंस के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये जो प्लेसेस है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। मैं आपको एक बार अक्साई चीन लेकर जाता हूँ। सो अक्साई चीन का रीजन ये है आपका, यहाँ पे ये दिस इज लद्दाख। ऊपर देखेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे, जैसे कि कराकोरम पास ये सबसे ऊपर है। फिर आपको नीचे जो डीबीओ करके मेंशन किया होता है न्यूज़पेपर के अंदर, दौलत बेग ओल्डी, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके नीचे आपको वाई जंक्शन दिखाई देगा। ठीक है, सो वाई जंक्शन सबसे पहले नंबर पे आ गया। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देपसंग सेक्टर दिखाई देगा। ठीक है, इसके नीचे गलवान वैली भी काफी न्यूज में रहती है। देन आपको यहाँ पे नीचे हॉट स्प्रिंग दिखाई देगा। ठीक है, तो हॉट स्प्रिंग दूसरे नंबर पे हम क्योंकि नॉर्थ से साउथ चल रहे हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। फिर नीचे आएंगे आपको गोगरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे नॉर्थ बैंक है पैंगोंग सो का, जिसे फिंगर फोर कहा जाता है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट जो वो भी आ गया। नीचे आपको साउथ बैंक दिखाई देगा पैंगोंग सो का। तो सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर आपका वाई जंक्शन है। फिर आपका क्या है, फिर आपका यहाँ पर हॉट स्प्रिंग है जो PP15 है, और फिर आपकी फिंगर फोर आती है। ठीक है, चलिए आते हैं एक बार क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आपका वाई जंक्शन था, फिर आपका क्या था, फिर आपका हॉट स्प्रिंग था, और फिर आपका फिंगर फोर था। तो आंसर क्या होगा, 213। तो 213 क्या हो जाएगा आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैंगोंग सो लेक को ही लेकर है। पूछा गया पैंगोंग सो लेक को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। ये दुनिया की सेकंड हाईएस्ट सोल्ट वाटर लेक है, नमक या नमकीन पानी की दूसरी सबसे बड़ी, सबसे ऊंचाई पे ये लेक मानी जाती है, सबसे ज्यादा ऊंचाई के ऊपर, और ये लद्दाख में लोकेट करती है। 10 सेकंड्स में आपको देता हूं। अगर आपने पीछे मैप ध्यान से देखा है तो कम से कम एक स्टेटमेंट तो आप बिना प्रॉब्लम के यहां पर मार्क कर सकते हैं। पैंगोंग लेक के बारे में या पैंगोंग सो लेक के बारे में वैसे मैंने आपको जब लास्ट टाइम पढ़ाया था
पैंगोंग सो का लिटरल मीनिंग भी बताया था कि सो का क्या मतलब होता है, ठीक है। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे ये भी पता चलेगा कि जो चीजें मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूँ, आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, अप्रैल में जब पढ़ाया था आपको, जब 11वें लेवल की टॉक्स हुई थी, तो क्या वो टाइम पर पढ़ी हुई चीजें भी आपको याद है कि नहीं। पैंगोंग लेक जो है इट इज लोकेटेड इन आर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। पीछे भी दिखाया था अभी मैंने आपको, राइट। तो लद्दाख में लोकेट करता है, देखिए मैप के ऊपर भी देख सकते हैं आप, देखिए ये आपका लद्दाख रीजन है, दिस इज पैंगोंग सो। तो यहाँ पर कहां पर लोकेट करती है, यूनियन टेरिटरी के अंदर लोकेट करती है। सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक हो जाएगी। अगर सेकंड स्टेटमेंट ठीक है मतलब आंसर या तो बी होगा या सी होगा, मतलब ए और डी तो हो ही नहीं सकता है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, सो इट इज सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 4350 मीटर, 4.3 किलोमीटर के आसपास की ऊंचाई के ऊपर अवेलेबल है। एंड इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सोल्ट वाटर लेक। ये सेकंड हाईएस्ट नहीं है दुनिया की, ये सबसे हाईएस्ट सोल्ट वाटर लेक है पूरी दुनिया की, एक्सटेंडिंग टू ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर, तो 160 किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई है। और यहां पर भी अगर बात करी जाए, 1/3 जो पैंगोंग लेक है वो इंडियन साइड पे फॉल करती है और 2/3 जो है वो चाइनीज साइड पे फॉल करती है। और इसी वजह से प्रॉब्लम जो है वो भी हमें यहां पर देखने को दोनों के बीच में मिलती है। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए पैंगोंग सो लेक से। वैसे यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 4350 और यूटी को लेकर। नेक्स्ट जो है हल्दीबारी चिलाहाटी रेल लिंक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो रेल लिंक है इसको लेकर पूछा कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। तो यहां पर पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये 1965 तक ऑपरेशन में था। क्या ये रेल लिंक जो था ये ऑपरेशन में था। रेल लिंक बिटवीन अगरतला एंड अखोरा इज शेड्यूल्ड टू ओपन बाय द एंड ऑफ 2021। 2021 के एंड तक अगरतला अखोरा के बीच का जो रेल लिंक है उसको शुरू कर दिया जाएगा। 10 सेकेंड्स में आपको देता हूं। आप जानते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अभी रिसेंटली एक जो ट्रेन है, एक जो आपकी मालगाड़ी है, उसको यहां पर शुरू किया गया। इसी वजह से टाइम एंड अगेन हम काफी सारे रेल लिंक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बात करी जाए आफ्टर द पार्टीशन जो कि 1947 में हुआ, सेवरल रेल लिंक्स वर ऑपरेशनल बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। और ईस्ट पाकिस्तान जो हुआ करता था वहां पर तो 1965 तक ये सभी कॉन्टिन्यू थे, ठीक है। तो 1947 तक तो काफी सारे रेल लिंक्स थे, लेकिन फिर क्या हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया इंडिया से, तो यहाँ पे पाकिस्तान था, यहाँ पे इंडिया था, और 1947 के बाद ये रेल लिंक भी खत्म हो गए। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ था, एक वेस्टर्न पाकिस्तान था, एक ईस्ट पाकिस्तान था, जिसको बाद में बांग्लादेश बनाया गया। तो ईस्ट पाकिस्तान के साथ तो हमारा लिंक जो था वो 1965 तक रहा था, लेकिन 1965 में आप जानते हैं इंडो पाक वॉर हुआ, उसके बाद ये लिंक्स को भी खत्म कर दिया गया। लेकिन हाँ, यहाँ पर पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। मोस्ट ऑफ द लिंक्स जो थे वो ऑपरेशनल थे 1947 तक, लेकिन यहाँ पे जो हल्दीबारी चिलाहाटी रेल लिंक है ये ईस्टर्न पाकिस्तान के साथ 1965 तक वर्किंग कंडीशन में था। रेल लिंक जो है बिटवीन अगरतला एंड अखोरा, क्या उसको लेकर भी बात करी गई है। तो यहां पर यस 2021 के एंड तक कहा जा रहा है कि इस रेल लिंक को भी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। दोनों स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है। याद हो तो लास्ट टू लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको 5 रेल लिंक्स के बारे में बताया था जो कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ऑपरेशनल है। याद होगा आपको, पेट्रापोल बेनापोल याद आया, गैडा दरसाना, सिंगाबाद रोहनपुर, राधिकापुर बिरोल, हल्दीबारी एंड चिलाहाटी, ठीक है। ये 5 लिंक्स के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहां पर आगे बढ़ते हुए, और कुछ इस तरीके का मैप भी लास्ट टाइम मैंने दिखाया था, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे ये आपका हल्दीबारी चिलाहाटी वाला लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये आपका राधिकापुर बिराल वाला जो लिंक है ये दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन। ये आपका सिंगाबाद रोहनपुर वाला लिंक है, फिर आपका पेट्रापोल बेनापोल है, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट लिंक है। तो इस तरीके के जो लिंक्स है वो दोनों कंट्रीज के बीच में शुरू करे गए, ठीक है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट को लेकर पूछा गया। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट जो है किसके द्वारा रिलीज करी जाती है, क्या ये FAO के द्वारा रिलीज करी जाती है, WFP के द्वारा, या फिर WHO के द्वारा। ऑप्शंस आपको दी हैं। रिसेंटली जो है इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है 2021 के लिए, और इस वजह से यहां पर जो पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा इसको लेकर आया गया है। चलिए देखिए, थोड़ा सा पहले जाते हैं, ऑलमोस्ट 2 महीने पहले, मई 2021 के अंदर भी ग्लोबल फूड क्राइसिस रिपोर्ट के बारे में पढ़ाया गया था, ठीक है। ये रिपोर्ट निकली थी, तब भी मैंने इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिया था। तो ग्लोबल फूड क्राइसिस रिपोर्ट जो थी मई 2021 के अंदर आई, जिसने पहले से ही हमें वार्न कर दिया किस चीज के लिए, एक्यूट फूड शॉर्टेजेस के लिए, कि फूड इनसिक्योरिटी जो है
वो हमें देखने को मिल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। रीजन वाज कोविड की वजह से। ठीक है, बताया गया कि एटलीस्ट 155 मिलियन लोग जो हैं, जिनको पहले फूड इनसिक्योरिटी को फेस नहीं करना पड़ता था, वो अब फूड इनसिक्योरिटी वाले ब्रैकेट के अंदर चले गए। मतलब बहुत सारे लोगों को जो पहले इजीली खाना मिल जाया करता था, वो अभी नहीं मिल पा रहा है। और उसके बाद अब इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को लेकर आया गया ताकि फर्दर अवेयरनेस जो है उसको लेकर आया जा सके, और इसको लेकर आया गया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड अलोंग विद दैट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये भी इसमें शामिल है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। ये जो दोनों एजेंसीज हैं, इन्होंने रिलीज किया है हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट को, ये चीज ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा ए। कई बार यूपीएससी में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है किसके द्वारा लाई जाती है, तो वहां पर फिर आपको इस तरीके का आंसर करना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो कि बात कर रहा है एफएसएसएआई के बारे में। सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की किसके अंतर्गत आती है। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर, दोनों के अंदर आती है, या फिर दोनों में से किसी के अंदर नहीं आती है। रिसेंटली ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो है और एक्टिविस्ट, उन्होंने वॉर्न किया है कि एफएसएसए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को की जो एडवर्स इंपैक्ट है फोर्टिफिकेशन के, उसको यहां पर समझना जरूरी है। तो आप जानते हैं कि काफी सारी गवर्नमेंट, पीछे भी मैंने आपको बताया था कि आई थिंक इट वाज उड़ीसा गवर्नमेंट, जो कि फोर्टिफाइड राइस जो थी वो लोगों को प्रोवाइड कर रही थी ताकि एनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर करी जा सके। फोर्टिफिकेशन क्या होता है बेसिकली, आपने देखा होगा कई बार बाहर से भी काफी सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो पैकेज्ड फूड आप लेते होंगे, उसके अंदर बताया होता है कि इसके अंदर इतना विटामिन ए है, इसे फोर्टिफाई किया गया विटामिन ए से, या कुछ और चीजों से फोर्टिफाई किया गया है, जो रिक्वायर्ड विटामिन या मिनरल्स होते हैं वो उसमें ऐड किए गए हैं। तो यहां पर ये जो ग्रुप्स हैं, कुछ साइंटिस्ट के ग्रुप्स हैं, कुछ एक्टिविस्ट के ग्रुप है, ये कह रहे हैं कि जब आप फोर्टिफाई करते हो किसी चीज को, तो वो उसके हेल्थ इंपैक्ट जो होते हैं वो एडवर्स होते हैं। तो यहां पे ध्यान से देखिए, देयर आर सर्टेन साइंटिस्ट और एक्टिविस्ट। अगर आपको याद हो कि साइंटिस्ट तो अभी आए हैं, एक्टिविस्ट तो पहले से ही इसमें थे। जब मैंने इस चीज को क्रिटिसाइज भी किया था कि गवर्नमेंट कुछ करने लगती है तो पहले से ही एक्टिविस्ट खड़े हो जाते हैं, लेकिन यहां पर अब वो साइंटिस्ट को भी लेकर आए कि जो चीज हम कह रहे हैं उसके पीछे साइंटिफिक जो सपोर्ट है वो लेकर आए। यहां पर भी साइंटिस्ट है, गवर्नमेंट के अपने साइंटिस्ट हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यहाँ पे, एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स है। वो ये कह रहे हैं कि जो आपने स्टडीज करी है, आप स्टडी करके कहते हो कि ये जो एक्स्ट्रा फोर्टिफिकेशन किया जाता है इसके हेल्थ के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं है, हमारी स्टडी कहती है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है, ऐसा सरकार उनको कह रही है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज जो फूड आइटम हम प्रोवाइड करेंगे लोगों को, जो यहाँ पर मान लीजिए कि सब्सिडाइज फूड सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो उसके अंदर जब न्यूट्रिशन कंपोनेंट ही नहीं होगा, न्यूट्रिशन कंटेंट ही नहीं होगा, हम राइस सिंपली दे रहे हैं, फोर्टिफाइड राइस नहीं दे रहे हैं, एडिबल ऑयल सिंपली दे रहे हैं, कोई फोर्टिफाइड करके नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उसमें जब एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स होंगे ही नहीं, तो फिर हम कैसे एनीमिया लाइक सिचुएशन को दूर करेंगे, जो बच्चों के अंदर और जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। तो सरकार अपनी तरफ से सही बात कर रही है, एक्टिविस्ट लोग जो हैं, अब डिपेंड करता है, अगर ये मोटिवेटेड है अपोजिशन के द्वारा तो ये गलत काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है इनकी जो स्टडीज हो वो सही हो, वो जो चीज बताना चाह रहे हैं वो भी सही हो। तो दोनों अपना अपना पक्ष जो है वो यहाँ पर रख रहे हैं। तो यहाँ पर जो एफएसएसएआई है उसको वॉर्न किया गया था कि जो फोर्टिफाइड चीजें आप दे रहे हो वो हेल्थ और लाइवलीहुड के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, खैर ये आपकी किसके अंतर्गत आती है बताइए। देखिए फूड जो है यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग के अंदर भी हो सकती थी, लेकिन हाँ फूड जो है हेल्थ से भी रिलेट करता है। आयरोनिकली इट कम्स इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर इसका आंसर दिया, नहीं तो एग्जाम में क्या होगा, यूपीएससी आपसे ए मार्क करवा लेगी और फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बट आंसर क्या है, ए नहीं है, आंसर इज बी। रिसेंटली जो इंसिडेंस हुआ वो भी मैंने आपको बताया, इट्स अ पुशबैक अगेंस्ट द सेंटर्स प्लान, जो कि मैंडेटरली फोर्टिफाइड राइस और एडिबल ऑयल्स जो हैं जिसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स पहले से मिले होते हैं, वो यहां पर दे रही थी लोगों को, ताकि जो क्रॉनिक एनीमिया, अंडर न्यूट्रिशन देखने को मिलता है उससे लड़ा जा सके। इवन जो हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, मिड डे मील स्कीम है, वहां पर भी इसी तरीके के फूड प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, ताकि बच्चे जो भी राइस वहां पर उनको दिया जाएगा वो फोर्टिफाइड रहे, ताकि असेंशियल मिनरल्स और असेंशियल विटामिन जो है वो बच्चों को यहां पर मिल सके। आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, फूड फोर्टिफिकेशन इट इज नॉट अ न्यू थिंग, काफी सारी कंट्रीज में इसको फॉलो किया जाता है। और यहां पर देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे कन्विंस करती है इन एक्टिविस्ट को। 50 डेज रिवीजन सीरीज जो है आप इसको ले सकते हैं, इट इज अवेलेबल ऑन exam.network.com। और अगर यहां पर सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, यू स्टिल हैव टाइम इन योर हैंड, क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज और 200 डेज की सीरीज को सब्सक्राइब करके आप स्टैटिक पोर्शन को और करंट अफेयर्स पोर्शन को अच्छे से कवर कर सकते हैं। और अगर इस साल एग्जाम नहीं दे रहे, नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर मिशन यूपीएससी 2022, जो कि 500 डेज की सीरीज है। इसमें आप चाहें तो डे बाय डे तैयारी कर सकते हैं, आपको डे 1 पे असाइनमेंट मिलेंगे
और ये असाइनमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, 95% ऑफ सच असाइनमेंट्स आर अवेलेबल। मतलब डे 1 पे जाइए, ओपन करिए और जो भी असाइनमेंट्स है, जो भी वीडियोस आपको देखने के लिए दिए गए हैं डे 1 के लिए, उसे देखिए। उसके बाद फॉलोड बाय एमसीक्यूज, वो प्रैक्टिस करें। आपको राइटिंग प्रैक्टिस के भी मॉड्यूल्स इसमें दिए गए, उसे प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट डे आप डे 2 करिए, नेक्स्ट डे आप डे 3 करिए। और अगर आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे सकते हैं तो चाहे तो एक दिन में 2 दिन भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि एग्जाम की तैयारी आपकी सही हो सके। सिमिलरली 100 डेज के अंदर भी आपको इसी तरीके से मिलता है, जहां पर आप डे वाइज तैयारी यहां पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। गूगाबल नेशनल पार्क के बारे में पूछा है कि ये कहां पर लोकेट करता है। क्या ये यूपी के अंदर है, एमपी में है, महाराष्ट्र में है या तेलंगाना में है। 10 सेकंड्स का टाइम आपको देता हूं, जल्दी से बताएं यहाँ पर गूगाबल नेशनल पार्क जो है वो कहां पर लोकेट करता है। चलिए, सो आई होप आपने सोच लिया होगा इसके बारे में। तो ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क जो है, मैप के ऊपर देखिए। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपको यहाँ पे गूगामल नेशनल पार्क दिख रहा है, नवेगांव भी है, तादोबा भी है, पेंच भी है। तो यहाँ पे आपको वेरियस तरीके के जो नेशनल पार्क से दिख जाएंगे। तो ये कहाँ पे लोकेट करता है, आंसर क्या होगा। आंसर विल बी सी, महाराष्ट्र, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा, संजय गांधी नेशनल पार्क भी देखा हमने, तादोबा भी देखा, नवेगांव भी देखा, चंदौली भी देखा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप जो मैप रिलेटेड क्वेश्चन है अपनी एटलस के ऊपर जरूर मार्क करते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपसे पूछ रहा है, द बॉर्डर ऑफ म्यांमार टच विच अदर कंट्री। तो म्यांमार का जो बॉर्डर है वो कौन सी दूसरी कंट्री को टच करता है, वियतनाम को, चाइना को, लाओस को या फिर थाईलैंड को। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, 10 सेकंड में सोचिए इसके बारे में। न्यूज में आपको बता देता हूं बेसिकली हुआ क्या है। म्यांमार आर्मी चीफ जो है उन्होंने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट कर दिया है। आप जानते हैं ऑंग सान सूची जो है उनको यहाँ पर हटाया गया और उसके बाद यहाँ पर एज ए प्राइम मिनिस्टर अपने आप को अपॉइंट किया गया है। और ये भी कहा गया कि 2023 के अंदर इलेक्शन जो है वो यहाँ पर कराए जा सकेंगे। म्यांमार हमारी नेबरिंग कंट्री है, लेकिन हमने शुरू से ही देखा है कि ये ऐसी कंट्री है जो कि डेमोक्रेसी नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है। डेमोक्रेसी यहाँ पर स्टैब्लिश होती है, फिर दोबारा से ऑटोक्रेसी आ जाती है, फिर से जुंता रूल आ जाता है, फिर डेमोक्रेसी आती है, फिर जुंता रूल आता है। कुछ इस तरीके से पूरा सिस्टम इनका चल रहा है। अगर यहाँ पर इनके बॉर्डर की बात करें, क्योंकि नेबरिंग कंट्री है, इंडिया से तो बॉर्डर टच होता ही होगा, तो यहाँ पे एक बार मैप के ऊपर देख लेते हैं। तो मैप के ऊपर देखिए, सो दिस इज इंडिया, म्यांमार से बॉर्डर टच हो रहा है। यहाँ पे बांग्लादेश से भी हो रहा है, ऊपर चाइना से भी हो रहा है, यहाँ लाओस से भी हो रहा है और वियतनाम से भी हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे थाईलैंड से हो रहा है। वियतनाम ये है यहाँ पर, इससे बॉर्डर टच नहीं हो रहा, कंबोडिया से भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो वियतनाम और कंबोडिया से नहीं हो रहा, तो आंसर क्या होगा, 2, 3, 4 डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि वियतनाम से बॉर्डर टच नहीं हो रहा। और अगर आपको सिर्फ इसी चीज की जानकारी होती तो आप ए बी सी तीनों को ही यहां पर एलिमिनेट कर देते। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज इंट्रोड्यूस सिम बाइंडिंग सेफ्टी फीचर रिसेंटली। तो एक पर्टिकुलर बैंक है जिन्होंने सिम बाइंडिंग फीचर को इंट्रोड्यूस किया है। क्या है ये फीचर वो भी बताऊंगा, बट क्या ये पीएनबी के द्वारा किया गया, आईसीआईसीआई के द्वारा, एसबीआई या फिर एचडीएफसी के द्वारा। एक सेफ्टी फीचर है, बिकॉज हम जानते हैं आजकल जो साइबर सिक्योरिटी है और जो साइबर सेफ्टी है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है। और खासतौर पे बैंकिंग सेक्टर के अंदर तो फिशिंग जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, जिसमें जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट से आपकी परमिशन के बिना साइफन ऑफ कर लिया जाता है। नाउ टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इट्स कस्टमर, कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने नया एक सिक्योरिटी फीचर लॉन्च किया है, सिम बाइंडिंग इन योनो एंड योनो लाइट। तो सिम जो होगा उसी के बेसिस पे ही, जैसे बीम एप्लीकेशन में क्या होता है, सबसे पहले वो आपका सिम वेरीफाई करता है, उसके बाद ही बीम एप्लीकेशन जो है एक्टिवेट होती है। उसी तरीके से आपका सिम जो है वेरीफाई किया जाएगा। अगर फोन के अंदर वो सिम है जो फोन नंबर आपके बैंक अकाउंट से रिलेट करता है, उससे एसोसिएटेड है, तो ही यहाँ पर योनो काम कर पाएगी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब क्योंकि योनो के बारे में भी जिक्र हुआ है, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी इसके बारे में जान लेते हैं, बट उससे पहले न्यू वर्जन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स विल प्रोटेक्ट द कस्टमर्स फ्रॉम वेरियस डिजिटल फ्रॉड्स। तो काफी सारे डिजिटल फ्रॉड से बचाया जाएगा यहाँ पर कस्टमर्स को। टू एक्सेस द न्यू वर्जन ऑफ योनो लाइट, यहाँ पे इसको अपग्रेड करना पड़ेगा और फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आता होता है वो आपके फोन में होना चाहिए, उसका सिम होना चाहिए, और उसके बाद ही योनो को आप एक्सेस कर पाएंगे। चलिए चलते हैं योनो के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसे 2017 में लॉन्च किया गया था। ये एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है और ये एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। 10 सेकंड में आंसर करें। अगर इजी क्वेश्चन होगा, पीसीएस वगैरह में पूछना है, तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि योनो जो है किसका है, किसका प्लेटफॉर्म है, तो वो तो एसबीआई का हो जाएगा, इजी आंसर है। बट थोड़ा सा टिपिकल बनाना होगा, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में भी पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यस, इट वाज लॉन्च्ड इन 2017, डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, ऑल इन वन, इसीलिए तो इसका नाम योनो है। योनो की फुल फॉर्म क्या है, यू ओनली नीड वन। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि अलग अलग बैंक्स जो हैं अलग अलग एप्लीकेशन के साथ आते हैं।
हर बैंक की अलग एप्लीकेशन है, फिर दुनिया भर की दूसरी एप्लीकेशन हैं जो कि पेमेंट बैंक्स की है, फिर जो बैंक्स नहीं भी हैं उनकी भी अपनी एप्लीकेशन है। तो देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन। एक यूजर अब सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए कोई 10 एप्लीकेशन तो यूज नहीं करेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर ध्यान रखते हुए योनो बना दी गई कि जितने भी आपको फैसिलिटीज चाहिए होती हैं ऑनलाइन पेमेंट को लेकर, वो आपको इसी ऐप, एक ही ऐप के अंदर मिल जाएगी। अलग अलग ऐप आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी ऑफ यू यूज योनो एसबीआई? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बिकॉज आई वेरी फ्रीक्वेंटली यूज दिस एप्लीकेशन एज वेल एज द भीम एप्लीकेशन। दोनों को मैं काफी ज्यादा यूज करता हूँ और भीम एप्लीकेशन इज वन ऑफ माई फेवरेट एप्लीकेशन। आपकी कौन सी फेवरेट एप्लीकेशन है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग पेमेंट्स, वेदर इट्स गूगल पे, वेदर इट इज पेटीएम, भीम, जो भी है वो नीचे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इको टूरिज्म। इको टूरिज्म को लेकर 3 स्टेटमेंट और आपसे पूछा गया कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल इन द नेचुरल एरिया। इको टूरिज्म में क्या होता है? नेचुरल एरिया में रिस्पॉन्सिबली आप ट्रैवल करते हैं, हो सकता है। इट इज इनिशिएटेड एज निश टूरिज्म बाय टूरिज्म मिनिस्ट्री। टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा इसे निश टूरिज्म के तौर पर लेकर आया गया है। एंड अभी तक इको सर्किट जो है इसको लेकर ईयर मार्क नहीं किया गया स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर, जिसको अभी ईयर मार्क करना बाकी है। जल्दी से मुझे बताएं 10 सेकंड के अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। रिसेंटली कल्चरल मिनिस्ट्री ने एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया, उसके साथ साथ एक टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा भी इसे लेकर आया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट बना रहे हैं। हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि रामायण सर्किट है, सूफी सर्किट है, ठीक है, इको टूरिज्म बेस्ड सर्किट है, तो बुद्धिज्म सर्किट है, ट्राइबल सर्किट है। तो इस तरीके के अलग अलग सर्किट जो है बनाए गए हैं उस स्पेसिफिक एरिया में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। जैनिज्म सर्किट भी इसके अंदर बनाए गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसको लेकर सर्किट नहीं अवेलेबल है, ऑलरेडी इसको लेकर सर्किट बनाया जा चुका है। और अगर आप इस चीज को फिगर आउट कर लेते, क्योंकि देखिए 15-16 थीम बेस्ड सर्किट है, वैसे एग्जैक्टली 15 है, और उन 15 के नाम याद नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सिर्फ रिकॉग्नाइज कर पाए कि इको टूरिज्म के ऊपर तो सर्किट बना हुआ है, तो आप क्या करते? सबसे पहले तीसरी स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते, और जैसे ही स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते सीधा आप अपने आंसर पे पहुंच जाते, चाहे आपको बाकी 2 स्टेटमेंट्स के बारे में पता है या नहीं पता, क्योंकि बचा हुआ ऑप्शन ए ही आपके पास रहता है। आंसर जो है आपका ए हो जाता है कि यस, यहाँ पे नेचुरल ट्रैवल की बात करी जा रही है और इसके अंदर इसे एक निश टूरिज्म के तौर पर भी लेकर आया जा रहा है। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं वीडियो को, ये बाकी बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है और इसमें जो बेसिकली हमारी पूरी टीम है उसको काफी ज्यादा मोटिवेशन भी मिलता है। अभी 2 मिनट के अंदर मैं पूरी रिवीजन आपकी करा देता हूं, बिकॉज व्हेन यू रिवाइज एंड व्हेन यू इन्वेस्ट दीज 2 मिनट्स, ये आपको जो एंटायर 20 मिनट्स आपने अभी तक इन्वेस्ट करे हैं उसको कंसोलिडेट कर देता है। तो यहाँ पे कभी भी इस चीज को आप इग्नोर मत करिएगा। रिवीजन जो है, रिवीजन में टाइम बहुत कम लगता है, लेकिन जो पूरा लेक्चर पढ़ने में या पूरी जो चैप्टर है उसको पढ़ने में आपने टाइम लगाया है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल साबित होता है। यहाँ पे जब हम रिवीजन करेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद एक प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको देने वाला हूं। तो जल्दी से मुझे बताएं, नॉर्थ टू साउथ जब हमने लगाया था, सबसे नॉर्थ में क्या था? सबसे नॉर्थ में क्या फिंगर फोर था या हॉट स्प्रिंग था? सो करेक्ट आंसर क्या था हमारा? यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 12वें लेवल की टॉक्स हुई है इंडिया और चाइना आर्मी के बीच में। तो सबसे ऊपर आपका वाई जंक्शन था और उसके नीचे हमने हॉट स्प्रिंग देखा था और फाइनली हमने फिंगर फोर को यहाँ पर यह मार्क किया था। देन हमने पैंगोंग सो लेक के बारे में बताया था आपको, कहां पर लोकेट करती है, दुनिया की सबसे ऊंची सॉल्ट वाटर लेक है। न्यूज में थी 1/3 इंडियन साइड पे रहती है, 2/3 चाइनीज साइड पे रहती है, एंड इट इज लोकेटेड इन लद्दाख, अक्साई चीन के बिल्कुल पास में लोकेट करती है। फिर हमारा डिस्कशन जो है हल्दीबारी चिलाहाटी रेल लिंक को लेकर हुआ था। ये जो है ऑपरेशन किया जा रहा है दोबारा से, और यहाँ पर जो 1965 तक ये ऑपरेशन में था, लेकिन फिर इंडो पाक वॉर हुई तभी इसे बंद करना पड़ा। कौन कौन से लिंक जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है? अगर आपको एक नाम भी याद है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। रेल लिंक जो है अगरतला और अखोरा का, वो भी अब शुरू कर दिया जाएगा 2021 के एंड तक। यहाँ पे टाइम पीरियड जो है दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे अगर आप, ये सारे लिंक्स जो है दोनों के बीच में चलते हैं। ये अगरतला अखोरा का जो लिंक है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट के बारे में जाना था। FAO और WFP के द्वारा लेकर आई गई है। मई 2021 में भी एक रिपोर्ट को लेकर आया गया था। क्या आप उसका नाम मुझे बता सकते हैं? सो यस, दैट वाज द ग्लोबल फूड क्राइसिस रिपोर्ट, जिसके अंदर बताया गया था कि 155 मिलियन लोग जो है ऑलरेडी फूड इनसिक्योरिटी के अंदर जा चुके हैं। फिर हमारा डिस्कशन इससे आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैप बेस्ड क्वेश्चन को लेकर हुआ था। उससे पहले FSSAI के बारे में डिस्कशन किया था। नाम से लग सकता है फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता होगा, लेकिन FSSAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? काफी सारे एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट कह रहे थे कि फोर्टिफिकेशन जो है वो मत करिए, इससे हेल्थ को नुकसान हो सकता है। सरकार कह रही है कि अगर हम फोर्टिफाई नहीं करेंगे तो एनीमिया को कैसे दूर करेंगे, जो रिक्वायर्ड वाइटामिन और मिनरल्स हैं वो बच्चों को कैसे यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा।
देयर आर वेरियस कोर्सेज जिसको आप ज्वाइन करके अपनी सक्सेस के चांसेस जो है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। सो exam.netmock.com पर जाइए और यहाँ पर इन कोर्सेज के बारे में स्टडी करिए कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आपको मिलने वाली है, कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने दिनों में यहाँ पर कंप्लीट किए जाने वाले हैं, वो आपको एक बेहतर जानकारी दे देंगे, सो दैट आपकी तैयारी जो है वो बेहतर तरीके से हो सके और इस एग्जाम के अंदर आप अपना 100% जो है वो यहाँ पर दे सके। चलिए, इसके बाद डिस्कशन हमने किया था गुगामल नेशनल पार्क के बारे में, कहां पर लोकेट करता है बताया था मैंने आपको, महाराष्ट्र के अंदर, मैप के ऊपर भी ये चीज मैंने आपको दिखाई थी। उसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था कौन सी कंट्री म्यांमार के बॉर्डर को टच नहीं करती, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि चाइना, लाओस, थाईलैंड, इंडिया जो है वो तो इसको करती है टच, बांग्लादेश भी टच करती है, लेकिन हाँ वियतनाम के बारे में देखा और कंबोडिया के बारे में देखा, वो इसको टच नहीं करती। फिर हमने देखा कौन सा बैंक जो है एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर जिसको कि सिम बाइंडिंग सेफ्टी फीचर कहा जा रहा है वो लेकर आया है, नाम बताइए। सो हमारा बिगेस्ट लेंडर जो है एसबीआई वो इसको लेकर आया है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा योनो के बारे में डिस्कशन हुआ था, 2017 में लॉन्च किया गया था। तो योनो जो है इसमें बेसिकली क्या करने की कोशिश करी जा रही है ये बताएं, जो इसका नाम है उसी से ही इंस्पिरेशन लीजिएगा। यू ओनली नीड वन, मतलब एक ही एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी डिजिटल सर्विसेज होती हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करी जा रही हैं। और आप में से कौन से लोग कौन सी पेमेंट एप्लीकेशन को पसंद करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी फेवरेट भीम एप्लीकेशन है, मैं भीम को यूज करता हूं। आप में से जो लोग हैं वो किसको यूज करते हैं, आप में से काफी सारे लोग पेटीएम यूज करते होंगे, गूगल पे यूज करते होंगे, फोन पे यूज करते होंगे, या भीम यूज करते होंगे, एसबीआई या फिर किसी दूसरे बैंक की एप्लीकेशन यूज करते होंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लास्ट में हमारा डिस्कशन जो है इको टूरिज्म के बारे में हुआ, तो जल्दी से मुझे बताएं कौन सा मंत्रालय इसको लेकर आया है, क्या सर्किट अवेलेबल है कि नहीं है, कुछ सर्किट्स के नाम भी मुझे बताइएगा। तो यस, यहाँ पे ये टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा लेकर आया गया निश टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। ऑलरेडी इको टूरिज्म एग्जिस्ट करता है, जैनिज्म सर्किट एग्जिस्ट करता है, सूफी सर्किट एग्जिस्ट करता है, रामायण सर्किट एग्जिस्ट करता है, ट्राइबल सर्किट एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से काफी सारे थीम बेस्ड सर्किट हैं वो सरकार के द्वारा बनाए गए। चलिए, इसके बाद डिस्कशन हमारा होने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूं वीकेंड के बारे में। वीकेंड में भी आपका मंथली और वीकली मैराथन सेशन आएगा, तो उसे जरूर अटेम्प्ट करिएगा। और जैसे आप लोग करते हैं और मुझे YouTube के कमेंट सेशन के अंदर अपने मार्क्स भी बताते हैं, वो भी जरूर बताइएगा। बिकॉज इन मैराथन सेशंस को आप किस तरीके से करेंगे, इन मैराथन सेशंस को आप इस तरीके से करेंगे कि आप एक मॉक टेस्ट को सोल्व कर रहे हैं और 100 में से 200 में से 50 में से जितने भी क्वेश्चंस उसमें अवेलेबल होते हैं उसमें से अपने आपको मार्क्स भी देंगे और कट ऑफ स्कोर से ऊपर स्कोर करने की कोशिश भी करेंगे। मैं अभी आपको प्रीलिम्स और मेंस का एक क्वेश्चन दे देता हूं जिसका आंसर आपको करना है। चलिए, प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, दौलत बेग ओल्डी कहां पर लोकेट करता है, मैप के ऊपर मैंने आपको दिखाया था आज के लेक्चर में, सोचिए उसके बारे में कहां पर दिखाया था, काफी सारे मैप्स दिखाए आपको। कमेंट सेक्शन के अंदर यूट्यूब के इसको आंसर करिएगा। और जो मेंस का क्वेश्चन है उसके लिए टेलीग्राम का ग्रुप अवेलेबल है आपके पास, डिस्कस द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, हाउ दिस रिलेशन कैन बी इंप्रूव्ड फर्दर। आप जानते हैं कि अभी रेल लिंक के बारे में जरूर मेंशन करिएगा कि रेल लिंक जो है उसे रेज्यूम किया जा रहा है दोनों देशों के बीच में, ताकि संबंधों को बेहतर बनाया जा सके। तो मेंस का ग्रुप जो है टेलीग्राम के ऊपर @netmock UPSC मेंस को सर्च कर लीजिएगा। इंटरव्यू का ग्रुप भी अवेलेबल है और यही क्वेश्चन अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बताइए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रिलेशन कैसे हैं एंड हाउ कैन वी इंप्रूव दिस रिलेशन, सो वो आपको बोलकर आंसर करना पड़ेगा ओरल तौर पे। तो वो आप इंटरव्यू ग्रुप में रिकॉर्ड करके अपने आंसर को दे सकते हैं, बिकॉज टेलीग्राम जो है इसके अंदर आपका एक रिकॉर्डिंग का फीचर भी रहता है, तो वहीं से 60 सेकंड में रिकॉर्ड करके अपने आंसर को यहां पर दे दीजिएगा। चलिए, सो दीज आर द वेरियस सीरीज जिसको चेकआउट कर लीजिएगा इफ यू वांट टू इंप्रूव द चांसेस ऑफ योर सक्सेस। सेकंड जो चैनल है इसका लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर दिखाई देगा, वहां से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर लाइव सेक्शन में सबसे ऊपर या नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप इसको देख सकते हैं। जल्दी से अपने मार्क्स मुझे बताएं कितना आपने स्कोर किया है, 6 या 6 से ज्यादा है, देन कांग्रेचुलेशंस, यू आर इन द सेफ जोन। लेस देन 6 भी है तो भी कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे अपने मार्क्स को इंप्रूव करिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए अपने मार्क्स को, क्योंकि आज से कुछ महीनों के बाद डेफिनेटली यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंज, अ ड्रास्टिक चेंज इन योर मार्क्स। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द PDF। Thanks for watching this video. Please do like and share the video. Have a nice day. Take care. Goodbye.